नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और डेली करंट अफेयर्स के इस फ्रेश सेशन में एक नए सेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हमारे पास डेट है 31 जनवरी 2023 और आज हमारे पास कुछ पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पॉलिटी इसीलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि आज में इकोनॉमिकल सर्वे जो है वो इशू हो जाएगा आ जाएगा। कल हमारे पास बजट आ जाएगा। तो हमारा आने वाले 2 या 3 हफ्ते प्रॉपर इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स आएंगे उसमें बीतने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोगों को जो भी आपके पॉलिटी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, जो आपने करंट अफेयर से अपने नोट्स में ऐड किया, उनको एक सेपरेटली कंसोलिडेट करके रखना है। ठीक है। तो इसीलिए मैं इकोनॉमिकल सर्वे और बजट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को आने वाले 2 या 3 हफ्तों तक जो ये हीट टॉपिक चलते हैं, जैसे कि कास्ट, रिलीजन, इंडो पाक, इंडो चाइना, इनको थोड़ा सा साइड रखना है। आप सभी लोगों को अपना प्रॉपर फोकस बनाए रखना है बजट पे और इकोनॉमिकल सर्वे पे। इकोनॉमिकल सर्वे जनरली क्या होता है कि जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो बजट था वो कितना एग्जीक्यूट हो पाया, जिस जिस सेक्टर में जितना जितना पैसा अलॉट किया गया था, क्या वो प्रॉपर जा पाया। तो उसका जो प्रॉपर ब्यौरा होता है उसको इकोनॉमिकल सर्वे में पढ़ते हैं। और जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें कहाँ कहाँ हमने कितना पैसा अलॉट किया हमारी पार्लियामेंट ने, उसको हम बजट में पढ़ते हैं। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि आप आने वाले 1 महीना, कम से कम 1 महीना आप लोग इसकी स्टडी पे लगाएं, इस इकोनॉमिकल सर्वे और बजट की स्टडी पे लगाएं, ना कि इन हीट टॉपिक पे हिंदू मुस्लिम या फिर जाति पाति इन सब से थोड़ा ऊपर हटके हम थोड़ा अपनी इकोनॉमी के बारे में क्यूरियस बने कि हमारी इकोनॉमी चलती कैसे है और हमें क्या क्या चीजें जाननी चाहिए। तो रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास 31 जनवरी है और एक मोटिवेशनल कोट है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस। ठीक। हम जनरली अपनी लाइफ में सोचते हैं कि एक सिक्का है, उसके 2 पहलू है, एक है फेलियर, एक है सक्सेस। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जो फेलियर है वो सक्सेस के जो पाथ होता है ना, सक्सेस का जो रास्ता होता है उसमें एज अ कैटलिस्ट काम करता है, एज अ उत्प्रेरक काम करता है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप लोग जानते होंगे कि वो एजेंट जो किसी रिएक्शन में अगर हम ऐड करें तो या तो उस रिएक्शन की स्पीड को बहुत बढ़ा देते हैं या तो उस रिएक्शन की स्पीड को बहुत डल कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। तो फेलियर भी हमारी लाइफ में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। वो कैसे? ऐसे कि हम किसी एम के लिए पढ़ रहे हैं, हम प्रॉपर एग्जाम पढ़ रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं, अचानक से हम हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कुछ टाइप के लोग ऐसे होते हैं जिन जो डेडिकेशन के साथ वो पैशन फॉलो करते होंगे, तो उनको और पुश होगा कि करना है, निकाल के छोड़ूंगा इस एग्जाम को। तो पहले केस में तो वो ऐसे कैटलिस्ट की तरह यूज हुआ कि जो स्पीड को बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं एग्जाम्स को, वो सिर्फ डल हो जाते हैं। डल ऐसे हो जाते हैं कि यार छोड़ो, नहीं निकल रहा एग्जाम, नहीं निकलेगा। तो ऐसे फेलियर अपने लाइफ में अपने सक्सेस के पाथ में क्या कैटलिस्ट का काम करता है। इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। ये क्या है? सक्सेस का पार्ट है, ना कि दूसरा पहलू। पहलू इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप टॉस करोगे तो या तो आप फेल हो जाओगे या तो आप सक्सेस हो जाओगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप फेल हो रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेस नहीं होंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि एक सिक्के के 2 पहलू नहीं है। ठीक। बल्कि इनमें सक्सेस का पार्ट है फेलियर। तो बहुत अच्छा कोट है, आप लोगों को इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करना है, स्पेशली अपनी डायरी में, अपने जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं उसके आगे चिपका दीजिए इसको, प्रिंट आउट निकाल के। आपको बहुत मोटिवेट करेगा ये। तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन से रिलेटेड आप सभी लोग जानते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है आप सभी लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। त्रिपाठी अंशुल _ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com। इस पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरी। और जो ये सेशन होता है इसकी पीडीएफ मैं अंशुल त्रिपाठी जो कि टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है हमने, उस पर मैं अपलोड कर देता हूँ। आप सभी लोगों को इसको ज्वाइन कर देना है। अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी। तो आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली गई है, किससे रिलेटेड? इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड। अब ये कौन सी चिड़िया है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि है क्या चिड़िया ये। तो होता क्या था, जैसे मैं हूं अंशुल त्रिपाठी। अब मुझे एक आइडियोलॉजी, एक पार्टी XYZ बहुत पसंद है। मुझे इनके काम करने का तरीका, जो इनके आइडियोलॉजी जिसको ये फॉलो करते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब मेरे पास 1000 करोड़ है कट्टे में भरे हुए पैसे। अब मुझे
क्या हुआ, अचानक से मुझे थोड़ा लगा कि यार मुझे भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और मैंने कट्टा उठाया और पार्टी के XYZ पार्टी के पास चला गया और उनके सामने रख दिया कि ये तुम्हारे लिए डोनेशन। पहले के टाइम पे ऐसा होता था। अब इसको थोड़ा लिस्ट वाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये स्कीम चलाई 2017 में, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में होता क्या है, देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में होता यह है कि मैं फिर अब अंशुल त्रिपाठी हूँ, मुझे XYZ पॉलिटिकल पार्टी बहुत पसंद है, आइडियोलॉजी अरे वाह बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो मुझे क्या करना है, मुझे इनको डोनेशन देना है, वही अपने पास 1000 करोड़ है, इससे नीचे तो होता ही नहीं है। 1000 करोड़ है अपने पास, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, हम SBI के पास जाएंगे, क्योंकि SBI के पास ही अथॉरिटी है। और SBI के कुछ 29 के आसपास वो है क्या ब्रांचेस है जिनके पास ये इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करने की अथॉरिटी है। तो कहीं भी नहीं जाना, या अगल बगल वाले SBI में ना चल जाना, तो हमें जाना है SBI में जो ऑथराइज्ड हो, उनके पास गए हम। हमने कहा जी हम है, हमको एक XYZ पार्टी है, उसको एक इलेक्टोरल बॉन्ड देना है, मतलब हमें 1000 करोड़ रुपए डोनेट करने हैं। SBI ने कहा ठीक है आ जाइए बैठिए। तो SBI को हमने कट्टा पकड़ा दिया, कट्टा नहीं पकड़ा सकते। हाँ ये कैच है, कट्टा नहीं पकड़ा सकते। हमको ये देना है क्या, या तो डिजिटली देना है या तो हमको चेक में देना है, ये याद रखना एग्जाम में आ जाएगा। ठीक, डिजिटली दे सकते हैं हम, या तो हम चेक के रूप में दे सकते हैं। तो हमने कट्टा स्किप कर दिया, हमने चेक दे दिया या फिर हमने डिजिटली दे दिया, और SBI ने कहा लीजिए आप लोग, आपका क्या है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड है 1000 करोड़ का। अब हमें क्या करना है, ये 1000 करोड़ का ये जो बॉन्ड है हमारे पास, पेपर बॉन्ड, इसको लेके गए हम XYZ पार्टी के पास। हमने कहा नमस्कार, आप लोगों की जो आइडियोलॉजी हमको बहुत अच्छी लगती है और हम इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपनी तरफ से जितना हो सके, छोटी मोटी रकम। तो हमने कहा ये 1000 करोड़ के क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, आप इसको रख लीजिए। वो खुश हो गए। अब क्या इन लोगों के पास पैसा आ गया? नहीं। अब ये लोग क्या करेंगे, अब ये लोग उस पेपर को लेके, बॉन्ड को लेके जाएंगे फिर SBI के पास, और SBI को बोलेंगे कि ये फला फला इंसान था, उसने हमको ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, 1000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, आप लोग क्या कीजिए, इसको हमारे अकाउंट में क्या कर दीजिए, कैश कर दीजिए। तो ये ऐसे करके क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी को क्या चला जाएगा, ये पैसा चला जाएगा। अब इतना कुछ झोल झपट करने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि SBI की मॉनिटरिंग हो जाएगी पैसे के ऊपर कि कौन दे रहा है, कैसा दे रहा है। पर इसमें कैच क्या हुआ, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने प्ली क्यों गई, इसको अमेंडमेंट क्या करना है इसमें, कि देखो भाई साहब कितना भी पैसा दे दो, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, लाख करोड़, जितनी मर्जी उतना दे दो, अरे इनडायरेक्टली एक लिमिट तो होगी ना। बहुत ज्यादा पैसा आ जा रहा है, ठीक है, उसको मोनेटाइज करना मुश्किल है, ऊपर से क्या पता किसका कैसा पैसा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर डिजिटली और बाई चेक आ रहा है तो बस इतना फायदा है कि मॉनेटरी हो सकती है इसकी, कि भाई होगा तो वाइट पैसा होगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं कि है क्या चीज है। 2017 में आई ये स्कीम, ये फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग आई, जो कि 2017 में हुआ था लागू। अब क्या फिर आप किसी को भी दे सकते हो ऐसा पैसा, मतलब मैंने आज एक पार्टी बनाई और कल के दिन कोई आ गया और मुझे कहा कि मैं आपको 1000 करोड़ देना चाहता हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये हो सकता है जनरली किसको, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के 1951 के अकॉर्डिंग क्या हो, एक पॉलिटिकल पार्टी घोषित हो। ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए आप। थोड़ा और डिटेल समझते हैं कि ये है क्या चीज, फीचर क्या क्या है इसके। सबसे पहले देखिए, ये नोटिफाई हुआ था क्या, 29 जनवरी 2018 को नोटिफाई हुआ था। ठीक, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल, जो पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951, इसके अकॉर्डिंग हुआ, और जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर अंडर सेक्शन 29A के अंडर है, ये फैक्ट बन जाते हैं। ठीक है, कि रिप्रेजेंटेशन एक्ट कब आया था, 1951 में आया था। ठीक है, और दूसरा कि किस सेक्शन के अंडर है, तो अंडर सेक्शन 29A के अंदर है, इसमें चेंजेस करने हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड कितने भी दे सकते हैं आप लोग, मतलब कितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकते हो और कितने भी अमाउंट का दे सकते हो, ये आप लोगों के ऊपर है। लेकिन बशर्ते कंडीशन होनी चाहिए, हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, और क्या हो, स्टेबलाइज्ड इन इंडिया, इंडिया में स्टेबलाइज्ड हो। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है। फीचर मैंने आप लोगों को बताया, SBI और 29 कुछ ऑथराइज ब्रांचेस हैं जिसमें आप 10,000, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़ दे सकते हैं। ठीक, डिजिटली और चेक के माध्यम से आप लोग इसको दे सकते हैं।
ठीक। और जो ये चेक होगा या फिर जो पेपर होगा, आप किसी भी एसबीआई में कैश नहीं करा सकती वो पार्टी, उसको भी उसी ऑथराइज बैंक में जाना पड़ेगा जहां से क्या है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब चीजें हैं, ये यही इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। आई होप आपने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और इलेक्टोरल बॉन्ड समझ लीजिए। मैंने बड़े इजी तरीके से ये समझाया है कि होता क्या है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यही था इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन न्यूज में आया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनेंगे, क्योंकि हम जनरली सीएससी का एग्जाम पेपर उठा लो आप, पिछले साल 14th फाइनेंस कमीशन से बना था, पिछले साल बना था या फिर उससे एक साल पहले बना था ऐसे फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन। तो ये तो बहुत अच्छी जगह, अच्छा मतलब फेवरेट पार्ट है यूपीएससी का क्वेश्चन बनाने के लिए। तो अभी हमारे जो 16वां फाइनेंस कमीशन है उसके लिए क्या हो गई है, खुसुर फुसुर स्टार्ट हो गई है। ठीक, तो हमारे पास अभी 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसके लीडर जो इनको हेड कर रहे थे वो थे एनके सिंह जी। इनके अंडर फाइनेंस कमीशन हमारा वित्त आयोग काम कर रहा था। थोड़ा डिटेल देखते हैं कि वित्त आयोग करता क्या है। अभी ये न्यूज में है इसीलिए क्योंकि हम जानते हैं कि वित्त आयोग को हमारे प्रेसिडेंट साहब बनाते हैं। ठीक, आर्टिकल 280 के तहत बनता है, और वित्त आयोग बनता है 5 साल के लिए। ये तीन इंपॉर्टेंट बात है, प्रेसिडेंट बनाते हैं 200 आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग बनाते हैं, और 5 साल के लिए बनाते हैं। लेकिन जो हमारा 15वां फाइनेंशियल कमीशन था उसको उसका टर्म 1 साल एक्सटेंड कर दिया था। ठीक, तो उनको कहा गया कि आपको 1 साल की रिपोर्ट और सबमिट करनी है। तो क्या ये पहली बार हुआ होगा कि किसी फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंशियल वित्त आयोग का कमीशन का जो टेन्योर है वो 1 साल बढ़ा दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, इससे पहले भी ये कुछ टाइम हुआ। 9th फाइनेंस कमीशन था जो हमारा, जो कि चला था हमारे पास जून 1987 से। उसको भी कहा गया था कि आप लोगों को क्या करना है, 1989 और 90 की फाइनेंशियल रिपोर्ट है ये भी सबमिट करनी है। आपका टेन्योर 94-95 तक चलेगा, लेकिन आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर 1989 और 90 इसकी जो रिपोर्ट है आप लोगों को ये भी सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे आपको पता है आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर फाइनेंस कमीशन क्या होते हैं, प्रेसिडेंट सर बनाते हैं या मैडम बनाती हैं। अब फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बॉडी कौन कौन सी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में स्टेचुटरी बॉडी आती है। ठीक है, स्टेचुटरी बॉडी वो होती है जो किसी एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हो या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनती हो। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये जीएस से को रिलेशन होता है। ये ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट बना देगा, अगर किसी को आइडिया नहीं है तो कैसे कर पाएगा वो। तो ये सब चीजें हैं। और हर 5 साल में क्या होता है, नेसेसरी बेसिस पे क्या होता है, फाइनेंस कमीशन को बनना होता है। अब रोल क्या होता है फाइनेंस कमीशन का, फाइनेंस कमीशन का रोल होता है कि जो भी पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टेट और सेंट्रल के बीच में। कुछ भी हमारे पास टैक्स रेवेन्यू कैसे भी करके पैसा आए तो उसको हमें स्टेट और सेंट्रल के बीच में डिवाइड करना है परसेंटेज के हिसाब में। इससे एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था हमारे पास कि जो हमारा 15वां फाइनेंस कमीशन था उसने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि आप लोगों को करना है क्या, कि फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि डिवाइड करना, बताना। पहले क्या होता था कि हमारा जो टैक्स पेयर, जो भी हमारे पास रेवेन्यू होता था उसका 42% जाता था किसको, स्टेट्स को। उसके बाद क्या हुआ, इसने रिपोर्ट सबमिट की, इसने कहा क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को हमने यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया है तो अब हमें क्या करना चाहिए, सर्टेन अमाउंट घटा देना चाहिए। तो इसने प्रपोजल दिया कि इसको 41% कर दीजिए। और एक बात यहीं पे ध्यान रखिए कि इनका जो प्रपोजल होता है या फिर जो ये एडवाइस देते हैं ये कंसीडरेबल हो भी सकता, ये मैंडेटरी नहीं होती है किसी के ऊपर। आपकी मर्जी है, प्रेसिडेंट की मर्जी है तो वो उसको लीजिए, और नहीं है मर्जी, नहीं पसंद आया तो बाय बाय बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को इसका काम पता चल गया, स्टेट और यूनियन में क्या करना, पैसे डिवाइड करना कि इतना पोर्शन आपका, इतना पोर्शन आपका। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द रिकमेंडेशन ऑफ, हाँ, आर्टिकल 281 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फाइनेंस कमीशन होता है उसमें रिकमेंडेशन आर्टिकल 281 के अकॉर्डिंग होते हैं। फाइनेंस कमीशन क्या है, ये 280, इसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट क्या करते हैं, फाइनेंस कमीशन का क्या करते हैं, गठन करते हैं। ठीक है, अब
स्टेट कमीशन सेंट्रल के लेवल पे भी होता है और स्टेट के लेवल पे भी होता है। स्टेट के लेवल पे हमने बनाया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। याद रखेगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये एक साथ आए। क्यों आए? पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन सब चीजों को इलेबोरेट करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन आए। तो इसी से इंट्रोड्यूस हुआ क्या? स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो कि हमारा 1992 में हुआ था। क्या? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये आप लोगों को स्पेसिफिकली क्या करना है, ध्यान में रखना है। जो कि बेसिस होते हैं किसके? बेसिकली होता है फॉर लोकल गवर्नमेंट के लिए, जो मैंने आपको पंचायती सिस्टम, रूरल गवर्नमेंट, अर्बन गवर्नमेंट, ये जो स्ट्रक्चर बताए थे आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में, आप लोगों को वो ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और लेकिन इंपॉर्टेंट कैच ये है कि जो फाइनेंस कमीशन है स्टेट का, उसका प्रपोजल दिया गया, वो भी किस में दिया गया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही चेंजेस हुए हैं उसमें। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने लायक बात है। अब थोड़ा जो फाइनेंस कमीशन जो बनाते हैं उसकी कॉम्पोजिशन कैसी होती है या फिर क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो इसमें हमारे प्रेसिडेंट जी ने कोई वो डिसाइड नहीं किया है, कोई आपकी क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं की है। जो पार्लियामेंट होती है वो अपने बेसिस पे क्वालिफिकेशन डिसाइड करती हैं कि कैसे कैसे करके वो नाम भेज देती हैं कि आपको ये इसको सिग्नेचर करना है, प्रेसिडेंट मैडम या सर उसको सिग्नेचर कर देते हैं। और ये क्वालिफिकेशन अभी आने वाले टाइम पे क्या है कि आपके पास हाई कोर्ट का क्वालिफाइड जज होना चाहिए। ठीक, अ पर्सन हु इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो किसी फाइनेंस सेक्टर में या फिर किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर में स्पेशलाइज नॉलेज रखते हो। ठीक है, उनके पास फाइनेंस से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास एक्सपीरियंस हो, या फिर आप लोगों के पास इकोनॉमी में कोई अच्छा खासा क्या हो, वो हो क्या, एक्सपेरिमेंट, सॉरी, एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो कि आप लोगों के लिए फॉर फ्यूचर या फिर इसी टर्म के एग्जाम्स में कहीं आपके पास अच्छे खासे एग्जाम क्वेश्चंस ना बना दे, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन लेके आया मैं आपको परसों के सेशन में मैंने आपको साइंस टेक और एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक बताया था। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ऑलिव रिडली टर्टल, सुना था ना आप लोगों ने? पहला आर्टिकल पढ़ाया था मैंने परसों के सेशन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑलिव रिडली टर्टल, दे आर फाउंड इन द वार्म वाटर ऑफ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। एक स्टेटमेंट है। ओडिशा कोस्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट इन द वर्ल्ड। ठीक है, एक ये भी है स्टेटमेंट। दे आर नॉट फाउंड इन द अटलांटिक ओशन। बताइए इसका आंसर बताइए। और यूपीएससी का सबसे सुंदरता यही है यूपीएससी की, ये आपको स्टेटमेंट में 1 2 ऐसे करके क्या करता है, फंसाता है। और दूसरा फंसाने का है, ये करेक्ट की जगह इनकरेक्ट कर देगा। तो अभी आपका जो आंसर आ रहा होगा ना, वो सीधा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने पहले डिस्कस किया था कि ये पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं, वार्म वाटर में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। इंडियन ओशन में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। ओडिशा के लिए मास नेस्टिंग की इन लोगों का कोस्ट है, अच्छा लगता है इनको, एनवायरमेंट वहां का शूट करता है, बिल्कुल सही। तीसरा, दे आर नॉट फाउंड इन अटलांटिक ओशन, गलत। हमने पढ़ा था कि ये अटलांटिक ओशन में भी पाए जाते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 है वो सही है। तो हमने करेक्ट देखना है, करेक्ट देखना है। ठीक है, तो करेक्ट देखा हमने कि 1 और 2 सही है, तो हमने इसका ऑप्शन लगा दिया बी। तो ऐसे करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा एलिमिनेशन मेथड भी सीखना होगा, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से बन जाते हैं, 50% तो कवर हो जाते हैं। ये वही डिटेल आएगी जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में। अगर आपको पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पे है प्लेलिस्ट में, डेली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, तो आप लोगों को देखनी है। ठीक है, तो ये आज का सेशन था। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। आपको कोई भी क्वेरी होती है इस सेशन से रिलेटेड, आप सब लोग मुझे ज्वाइन कीजिए। आप सभी लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, जो कि त्रिपाठी अंशुल _ है। आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे, tripathi_anshul642@gmail.com, ये मेरी मेल आईडी है। और इस सेशन का पीडीएफ मैं अभी इस सेशन के अपलोड होने के जस्ट बाद इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। तो एक बार फिर से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को आने वाले 1 और 2 हफ्ते क्या पढ़ना है, इकोनॉमिकल सर्वे पढ़ना है और बजट पे प्रॉपर ध्यान लगाना है कि आखिर हमारे बजट में है क्या चीज। ठीक है, आई होप आप ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिएगा और करेंगे। थैंक यू सो मच।